हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं अपने अपने घरों में आप सभी सकुशल होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने पठन पाठन की क्रिया को संचालित कर रहे होंगे हमारे माध्यम से, हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से और नोट्स के माध्यम से। ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आज हम जिस विषय वस्तु की चर्चा करेंगे वह है अधिगम अक्षम बालकों की विशेषताओं, उसके अंतर्गत शैक्षिक विशेषताओं की आज हम चर्चा करेंगे। अधिगम अक्षम बालकों की शैक्षिक विशेषताएं, एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रेन। किसी भी समाज में अक्षम बालकों के लिए, विशिष्ट बालकों के लिए किसी भी समाज में अक्षम बालकों की या विशिष्ट बालकों की या विशेष बालकों की शैक्षिक आवश्यकताएं जो होती हैं वह अलग प्रकार की होती हैं। विशिष्ट बालकों की जो शैक्षिक आवश्यकताएं होती हैं वह सामान्य बालकों के समान नहीं होती है। सामान्य बालकों के विद्यालयों में उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती है। उनके जो शिक्षक होते हैं वह भी विशेष प्रशिक्षण युक्त होते हैं, विशेष प्रशिक्षणों से लैस होते हैं कि विशिष्ट बालकों को वो किस प्रकार प्रशिक्षित कर सकेंगे। तो किसी भी समाज में विशेष बालकों के लिए अक्षम बालकों की शैक्षिक आवश्यकता अलग होती है। अतः इस प्रकार के छात्रों हेतु किसी भी समाज में, किसी भी देश में अलग से शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इस संबंध में कोठारी आयोग ने अपनी संस्तुति में साफ साफ शब्दों में कहा है कि असाधारण बालकों की शिक्षा का गठन सिर्फ असाधारण बालकों, ऐसे बालकों को कोठारी आयोग जो है वो कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष कोठारी थे वे ऐसे बालकों को असाधारण बालक कहते थे और कहते हैं कि असाधारण बालकों की शिक्षा का गठन सिर्फ मनुष्यता पर आधारित न रहकर उपयोगिता पर आधारित होनी चाहिए। अर्थात उन्हें सिर्फ हम शिक्षित न करें बल्कि उनके शिक्षा का उपयोग हो सके। उन्हें ऐसी शिक्षा हम दें जिसका समाज में भविष्य में वह बालक, वह अक्षम बालक, वह विशिष्ट बालक उसे अपने जीविकोपार्जन में उपयोगी सिद्ध कर सके। हमें ऐसी शिक्षा ऐसे बालकों को देनी चाहिए जो सिर्फ मनुष्यता पर आधारित न होकर उपयोगिता पर आधारित हो। यदि इन्हें समुचित शिक्षा दी जाए, यदि ऐसे बालकों को समुचित शिक्षा दी जाए तो ये न केवल अपनी विकलांगता पर विजय प्राप्त करते हैं अपितु समाज के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार के बहुत से आपने विशिष्ट बालक के विषय में सुना होगा जो विशिष्टता लिए हुए थे, फिर भी जैसे एक हैं जॉन हॉपकिंस, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। जॉन हॉपकिंस, स्टीफन हॉपकिंस, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनका हाल में निधन हुआ, जो पार्किंसंस बीमारी से ग्रसित थे, अस्थि बाधित थे। उसके बावजूद वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो यदि हम ऐसे बालकों को समुचित शिक्षा दें तो वो सिर्फ अपनी विकलांगता पर विजय नहीं प्राप्त करेंगे बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगे। विशिष्ट बालकों के लिए अलग शिक्षा की आवश्यकता इसलिए भी होती है क्योंकि सामान्यतः शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य करते हुए विशिष्ट बालकों के लिए अलग से शिक्षा की आवश्यकता इसलिए भी होती है क्योंकि जनरली शिक्षक जब कक्षा में शिक्षण कार्य करता है तो सामान्य बालकों पर ही उसका ध्यान जाता है। जो बालक क्लास में जवाब नहीं देता है, चुप चुप बैठा रहता है, शिक्षक का उस तरफ ध्यान जल्दी नहीं जाता है। तो शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य करते हुए सामान्य बालकों पर ही ज़्यादा ध्यान देता है। साथ ही उनकी सहगामी प्रवृत्तियों की व्यवस्था भी अलग से होनी चाहिए क्योंकि जब को करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है तो ऐसे बालक उसमें पार्टिसिपेंट नहीं करते हैं
और शिक्षक भी ध्यान नहीं दे पाता है। जो बालक पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे ही वह उस कला में, मान लीजिए ड्राइंग का क्लास है, क्राफ्ट का क्लास है, डांस का क्लास है, म्यूजिक का क्लास है, या कुछ डिबेट हो रहा है, तो जब नाम लिखाने का समय आता है तो ऐसे बच्चे पीछे हट जाते हैं और जो तेज बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं, वे अपना नाम पार्टिसिपेंट के तौर पर लिखाते हैं और शिक्षक उन्हीं को ध्यान देते हैं, उन्हीं को उसमें निपुण बनाते हैं। और ये इस प्रकार के जो विशिष्ट बालक होते हैं वो छूट जाते हैं। अतः इनके लिए अलग से विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, उसकी आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि ऐसे बालकों की शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। ऐसे विशिष्ट बालकों के लिए अलग से विद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी क्योंकि ऐसे बालकों की शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आवश्यकताएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। अतः उनके लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम होने पर वे भली भांति शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे बालकों के लिए यदि विशिष्ट पाठ्यक्रम होंगे तो वो भली भांति शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। हम देखते हैं कि मानसिक रूप से जो बालक पिछड़े हैं उनकी क्या आवश्यकताएं हैं। पहला है, इन बालकों की बुद्धि कमजोर होती है। पहली विशेषता है, ऐसे बालकों की बुद्धि कमजोर होती है। दूसरा है, ये अधिकांशतः अस्वस्थ होते हैं। ऐसे बालक बहुत जल्दी बीमार होते हैं, कुछ न कुछ बीमारियों से ये ग्रसित होते हैं। तो सामान्यतः ऐसे बालक जो होते हैं वे अस्वस्थ होते हैं। तीसरा है, ऐसे बालक सूक्ष्म विषयों पर विचार नहीं कर पाते हैं। ऐसे बालक सूक्ष्म विषयों पर चिंतन, मनन, विचार नहीं कर पाते हैं। चौथा है, ऐसे बालक परीक्षा में बार बार अनुत्तीर्ण होते हैं। ऐसे बालक परीक्षा में बार बार अनुत्तीर्ण होते हैं। एक ही कक्षा में ये बार बार फेल होते हैं। पांचवा है, ये अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। ये अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। जैसे तुरंत में गुस्सा हो जाना, तोड़फोड़ करने लगना, रोने लगना, चिड़चिड़ाना, इधर उधर सामानों को फेंकना, अपने बालों को नोचना, अपने सिर को पटकना, इस टाइप की क्रिया वे करने लगते हैं। अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। नेक्स्ट है, इनके अंदर हीनता की भावना पाई जाती है। क्योंकि ऐसे बालकों पर समाज ध्यान नहीं देता है, परिवार ध्यान नहीं देता है, भावनात्मक रूप से ये कमजोर होते हैं, इसलिए इनके अंदर हीनता की भावना पाई जाती है। नेक्स्ट है, ये बौद्धिक कार्यों की अपेक्षा शारीरिक कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं। ये बौद्धिक कार्यों की अपेक्षा शारीरिक कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं। नेक्स्ट है, इनमें आत्मविश्वास का अभाव होता है। ऐसे बालकों में आत्मविश्वास का अभाव होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है लूज होता है। इनमें आत्मविश्वास का अभाव होता है। ऐसे बालकों की संकल्प शक्ति अत्यंत निर्बल होती है। ऐसे बालकों की संकल्प शक्ति अत्यंत निर्बल होती है। नेक्स्ट है शारीरिक विशेषताएं। यह हो गया शैक्षिक विशेषता। अब हम तीसरी विशेषता देखते हैं। अधिगम अक्षम बालकों की पहली विशेषता संवेगात्मक विशेषता है, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी शैक्षिक विशेषता जिसे अभी हमने चर्चा किया, एजुकेशनल कैरेक्टर। और तीसरा है शारीरिक विशेषता, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, शारीरिक विशेषताएं। अधिगम अक्षम बालकों की शारीरिक विशेषताएं।
तीसरी विशेषता है शारीरिक विशेषता। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए उनका उचित शारीरिक विकास अत्यंत आवश्यक है। छात्रों के शारीरिक विकास के लिए उनका उचित छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए बालकों का शारीरिक विकास अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह है कि वह शिक्षक को बताए कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को एक दूसरे से कैसे संबंधित किया जा सकता है, एक दूसरे से किस प्रकार संबंध स्थापित करके विकास की क्रियाओं को शिक्षक संपन्न कर सके। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह है कि शिक्षक को यह ज्ञात होना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को एक दूसरे से संबंध करते हुए विकास की क्रियाओं को किस प्रकार संपन्न किया जा सके। जैसे शारीरिक विकास का बालक के मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे शारीरिक विकास का बालक के मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ मन का विकास होता है, स्वस्थ मन का निवास होता है। इस प्रकार शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं जो हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसलिए शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बालकों को इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने की प्रेरणा दे। जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। जैसे एक शिक्षक अपने छात्रों को वॉलीबॉल खेल खेलने के लिए प्रेरणा देता है। एक शिक्षक जो है वह अपने छात्रों को वॉलीबॉल खेलने की प्रेरणा देता है, वहीं दूसरा शिक्षक अपने छात्रों को कैरम बोर्ड खेलने की प्रेरणा देता है। यदि हम शारीरिक विकास की दृष्टि से देखते हैं, एक शिक्षक अपने छात्रों को वॉलीबॉल खेलने की प्रेरणा देता है, वहीं दूसरा शिक्षक अपने छात्रों को कैरम बोर्ड खेलने की प्रेरणा देता है। यदि हम शारीरिक विकास की दृष्टि से देखें तो देखते हैं कि वॉलीबॉल खेल में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास संभव होता है। वॉलीबॉल खेल के द्वारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास संभव होता है। वहीं दूसरी ओर जो छात्र कैरम बोर्ड खेल रहे हैं उनका शारीरिक और मानसिक विकास तो होता है, उनका शारीरिक विकास एवं कैरम बोर्ड खेल में शारीरिक विकास एवं सामाजिक गुणों की विकास की संभावना कम होती है। मानसिक विकास तो होता है, कैरम बोर्ड खेलने में मानसिक विकास तो होता है, लेकिन शारीरिक विकास और सामाजिक विकास नगण्य होता है। परंतु ऐसा कोई छात्र जो पैरों से अक्षम है तो उसके लिए कैरम बोर्ड खेल ही सर्वोत्तम खेल है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि बालक का सर्वांगीण एवं समग्र विकास के लिए विकास संबंधी क्रियाओं का निर्धारण करना चाहिए। बालकों के सर्वांगीण एवं समग्र विकास के लिए विकास संबंधी क्रियाओं का निर्धारण करना चाहिए। इसलिए शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि विकास क्षेत्रों की पारंपरिक अंतर्निर्भरता को पहचाने तथा उसके अनुसार ही क्रियाओं का संचालन एक शिक्षक करे। मंदबुद्धि बालक
सामान्य बालकों की अपेक्षा धीरे धीरे विकसित होते हैं। मंद बुद्धि जो बालक हैं वे सामान्य बालकों की अपेक्षा धीरे धीरे विकसित होते हैं। परिणाम स्वरूप उनका विद्यालय भी देर से जाना होता है। मंद बुद्धि बालकों का विकास जो है सामान्य बालकों के अपेक्षा धीरे धीरे होता है। परिणाम स्वरूप इसके फलस्वरूप वो विद्यालय जो है देर से जाते हैं। मंद बुद्धि बालकों की प्रमुख शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। इनकी प्रमुख शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं हम देखते हैं। पहला है, बुद्धि परीक्षाओं के आधार पर पता चलता है कि इन बालकों की बुद्धि कमजोर होती है। बुद्धि परीक्षाओं के आधार पर यह पता चलता है कि ऐसे बालकों की बुद्धि कमजोर होती है। दूसरा है, ये निरंतर अस्वस्थ रहते हैं। हमेशा इन्हें कुछ न कुछ बीमारी लगी रहती है। तीसरा है, ऐसे बालक परीक्षा में बार बार अनुत्तीर्ण होते हैं। अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। इनमें हीनता की भावना पाई जाती है। आत्मविश्वास की भावना कम होती है। इनमें हीनता की भावना पाई जाती है। बौद्धिक कार्यों से ज़्यादा ये शारीरिक कार्यों में रुचि लेते हैं और सामाजिक कार्यों को ये नहीं कर पाते हैं। इनमें संकल्प शक्ति का अभाव होता है। ऐसे बालकों में संकल्प शक्ति का अभाव होता है। चौथा है, व्यवहारिक विशेषताएं, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। चौथी विशेषता है, अधिगम अक्षम बालकों की चौथी विशेषता है व्यवहारिक विशेषताएं, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अधिगम अक्षम बालकों की व्यवहारिक विशेषताओं को अवधान विकार एवं अति क्रियाशील विकार के रूप में हम देखते हैं। अधिगम अक्षम बालकों की व्यवहारिक विशेषताओं को हम अवधान विकार या अति क्रियाशील विकार भी कह सकते हैं। सामान्य रूप से अवधान अभाव विकार एवं अति क्रियाशील विकार दोनों ही अलग अलग तथ्य हैं। सामान्य रूप से अवधान विकार और अति क्रियाशील विकार दोनों ही अलग अलग तथ्य हैं, परंतु ये दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अवधान विकार का संबंध बालक की उन क्रियाओं से होता है। अवधान विकार का संबंध बालक की उन क्रियाओं से होता है जिसमें वह असफल होता है। बालक की उन क्रियाओं से होता है जिसमें वह असफल होता है और निराशा में डूब जाता है। अपनी असफलता के कारण बालक निराशा में डूब जाता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र परीक्षा में प्रथम स्थान तो प्राप्त करना चाहता है। एज ए एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक छात्र परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता है, परंतु कक्ष के समय वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ध्यान नहीं देता है। कक्ष में वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ध्यान नहीं देता है। इस स्थिति में उसकी सफल होने की संभावना कम होती है। वैसे वो सफल क्लास में फर्स्ट तो आना चाहता है, कोई भी बालक क्लास में फर्स्ट तो आना चाहता है, लेकिन कक्ष में जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चलती है तो वह उस पर प्रॉपर ध्यान नहीं देता है। इससे उसकी सफल होने की संभावना कम हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि इस प्रक्रिया में छात्र बाहरी प्रभावों से विचलित होकर उचित एवं अनुचित का विचार किए बिना ही अपने कार्यों को संपन्न करने लगता है। बालक बाहरी प्रभावों से विचलित होकर उचित एवं अनुचित का विचार किए बिना अपने कार्यों को संपन्न करने लगता है। जैसे सिगरेट पीना, चिंताग्रस्त रहना, अवसाद का शिकार हो जाना। अति क्रियाशील एक प्रकार का आवेग है जो कि बालक को अति संवेगी और अति क्रियाशील बनाता है। इस
स्थिति में बालक विचार कम करता है और क्रिया ज़्यादा करता है। इस स्थिति में बालक विचार कम करता है और क्रिया ज़्यादा करता है। इससे अनेक स्थितियों में उसके द्वारा किए गए कार्य अमर्यादित होते हैं, जो सामाजिक नियमों एवं विद्यालयी नियमों के विरुद्ध माने जाते हैं। जो सामाजिक नियमों और विद्यालयी नियमों के विरुद्ध माने जाते हैं। इन चारों विशेषताओं के अध्ययन करने के पश्चात निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कौन कौन चारों विशेषताएं? संवेगात्मक, शारीरिक, शैक्षिक और व्यवहारिक। इन चारों विशेषताओं का अध्ययन करने के पश्चात निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अधिगम असमर्थी बालकों में अधिकांशतः निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसमें पहला है अतिक्रियाशीलता, हाइपर एक्टिविटी। अतिक्रियाशीलता, हाइपर एक्टिविटी। दूसरा है संवेगात्मक योग्यता, इमोशनल एबिलिटी, संवेगात्मक योग्यता। तीसरा है अवधान की कमी, डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। चौथा है स्मृति और चिंतन की कमी, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी एंड थिंकिंग। पांचवा है शारीरिक अंग जैसे हाथ पैर का सुचारू रूप से काम न करना। छठा है इंद्रियों का आपसी सामंजस्य न होना। सातवां है संवेगात्मक प्रतिरोध। और आठवां है विशिष्ट अधिगम असमर्थता। क्या क्या हम विशेषता देखें? निष्कर्ष रूप में ऐसे बालकों की कुछ विशेषताएं निकलती है, जिसमें पहला है अतिक्रियाशीलता, हाइपर एक्टिविटी। दूसरा है संवेगात्मक योग्यता, इमोशनल एबिलिटी। तीसरा है अवधान की कमी, स्मृति और चिंतन की कमी। शारीरिक अंग जैसे हाथ पैर का सुचारू रूप से काम नहीं करना। इंद्रियों का आपसी सामंजस्य न होना, सेंस ऑर्गन्स जो हमारे हैं उनका आपस में सामंजस्य नहीं होना, तालमेल नहीं होना। संवेगात्मक प्रतिरोध और विशिष्ट अधिगम असमर्थता। तो ये हुआ अधिगम असमर्थी बालकों की विशेषताएं। आगे हम देखेंगे अवधान विकार से संबंधित बालकों की क्या लक्षण है, क्या पहचान है। अवधान अभाव विकार के लक्षण एवं पहचान। आइडेंटिफिकेशन एंड सिम्टम्स ऑफ अटेंशन डिफेक्ट डिसऑर्डर। आइडेंटिफिकेशन एंड सिम्टम्स ऑफ अटेंशन डिफेक्ट डिसऑर्डर। अवधान विकार अभाव से ग्रस्त छात्रों को विद्यालय में शिक्षक द्वारा उनके व्यवहार एवं गतिविधियों के आधार पर पहचाना जा सकता है। ऐसे बालक जो अवधान की समस्या से ग्रस्त हैं, वैसे बालकों को विद्यालय में शिक्षक द्वारा उनके व्यवहार एवं गतिविधियों के आधार पर पहचाना जा सकता है। यहाँ उन सभी लक्षणों का वर्णन किया जा रहा है। यहाँ उन सभी लक्षणों का हम वर्णन करेंगे जो अवधान विकार से युक्त बालकों में सामान्य रूप से पाई जाती है। आज हम वैसे सभी लक्षणों का आपसे वर्णन करेंगे
जिसके आधार पर हम ऐसे बालकों को पहचान सकते हैं जिसमें पहला है जागरूकता का अभाव, लैक ऑफ अवेयरनेस। जागरूकता का अभाव, लैक ऑफ अवेयरनेस। अवधान विकार अभाव वाले छात्रों में जागरूकता की स्थिति सामान्य बालकों की तुलना में कम पाई जाती है। अवधान विकार अभाव वाले छात्रों में जागरूकता की स्थिति सामान्य बालकों की अपेक्षा कम पाई जाती है। ये तो सामान्य सी बात है कि यदि बालक विशिष्ट है, सामान्य नहीं है, तो सामान्य बालक की अपेक्षा उनके अंदर अवधान अभाव पाया जाएगा। ये बालक अपने कार्य एवं व्यवहार के प्रति अधिक जागरूक नहीं होते हैं। ऐसे बालक अपने कार्यों के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति अधिक जागरूक नहीं होते हैं। जैसे एक बालक खेल के मैदान में खेलना चाहता है तथा उसमें सफलता प्राप्त करना चाहता है, परंतु खेल के नियमों के प्रति जागरूक नहीं होने के कारण खेल के नियमों को ध्यानपूर्वक वह नहीं सुन पाता है। जैसे एक विद्यार्थी खेल के मैदान में खेलना तो चाहता है, मान लीजिए वह अधिगम अक्षम बालक है, तो वह सामान्य बालकों के साथ खेलना चाहता है, उनके समान ही स्कोर लाना चाहता है खेल में, परंतु खेल के नियमों के प्रति जागरूक नहीं होता है, अर्थात खेल के नियमों को ध्यानपूर्वक नहीं सुनता है, जिसके कारण खेल के मैदान में वह सामान्य बालकों से पिछड़ जाता है। इस प्रकार बालकों में जागरूकता का अभाव अवधान अभाव विकार का प्रमुख लक्षण है। इस प्रकार जो बालक करता है उसमें अवधान का अभाव है, और ऐसे बालक जो होते हैं अधिगम अक्षम बालक होते हैं, अवधान की समस्या से ग्रसित होते हैं। दूसरा है सफलता का अभाव, लैक ऑफ सक्सीडिंग। अवधान अभाव विकार से संबंधित छात्रों में सफलता की संभावना सामान्य बालकों की अपेक्षा कम पाई जाती है। अवधान अभाव विकार से संबंधित छात्रों में सफलता की संभावना सामान्य बालकों की अपेक्षा कम पाई जाती है। ये बालक खेल एवं अन्य गतिविधियों में असफल हो जाते हैं क्योंकि वे प्रत्येक कार्य के नियम एवं विधियों के प्रति अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और असावधानी का प्रदर्शन करते हैं, अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं और असावधानी का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार इनकी असफलता की स्थिति को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बालक अवधान अभाव विकार से ग्रसित है। तीसरा है निर्देशों के पालन का अभाव। निर्देशों के पालन का अभाव, लैक ऑफ ओबीडियंस ऑफ डायरेक्शन। इस प्रकार के बालक अपने शिक्षक, अभिभावक एवं वरिष्ठ व्यक्तियों के निर्देशों का पालन करने में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार के बालक अपने शिक्षक, अभिभावक एवं वरिष्ठ व्यक्तियों के निर्देशों का पालन करने में असमर्थ होते हैं क्योंकि उनके निर्देशों को अनावश्यक एवं अनुपयोगी मानकर वह ध्यान नहीं देता है। इस प्रकार के बालक अपने शिक्षक, अभिभावक, अपने से बड़ों का निर्देशों का पालन करने में असमर्थ होते हैं क्योंकि उनके निर्देशों को ये अनावश्यक मानते हैं, अनुपयोगी मानते हैं। ध्यान के अभाव में उन निर्देशों का पालन करने में तथा निर्देशों से संबंधित कार्यों का पालन करने में ये असमर्थ हो जाते हैं।
ऐसे व्यवहार के आधार पर भी शिक्षक द्वारा इन बालकों को पहचाना जा सकता है कि ये बालक अवधान की समस्या से ग्रसित है। नेक्स्ट है उचित स्मृति का अभाव। अधिगम अक्षम बालकों में हम पढ़ चुके हैं कि इनमें स्मृति का अभाव पाया जाता है। तो उचित स्मृति का अभाव, लैक ऑफ हाई मेमोरी, लैक ऑफ हाई मेमोरी, इस प्रकार के बालकों में उच्च स्मृति का अभाव पाया जाता है। इस प्रकार के बालकों में उच्च स्मृति का अभाव पाया जाता है। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि ये बालक प्रत्येक नियम या निर्देश को बार बार भूल जाते हैं। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि ऐसे बालक नियमों को, निर्देशों को बार बार भूल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि इस रोग से ग्रसित, मतलब अवधान की समस्या से ग्रसित बालक को जब कोई कविता या गीत सुनाने का अवसर दिया जाता है तो वह बीच में ही गीत या अपनी कविता को भूल जाता है या रुक रुक कर कविता को सुनाता है। इस गतिविधियों से, इस प्रकार की गतिविधियों से पता चलता है कि ये बालक जो है अवधान की समस्या से ग्रस्त है। नेक्स्ट है आवश्यक वस्तुओं को खोना। नेक्स्ट है आवश्यक वस्तुओं को खोना, लूज ऑफ नीडफुल थिंग्स। ऐसे बालक में अवधान की समस्या होती है तो ये समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी वस्तु इनके लिए उपयोगी है और कौन सी वस्तु इनके लिए उपयोगी नहीं है। वैसी स्थिति में ये वस्तुओं को संभाल कर नहीं रखते हैं। ये बालक अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को भी खो देते हैं, जिससे जब ये अपनी शैक्षिक क्रियाओं को या किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक क्रियाओं को जब संपन्न करते हैं, उस वक्त उन्हें इन चीज़ों की आवश्यकता महसूस होती है और उस वक्त वो इन्हें खोजना शुरू करते हैं। ऐसे बालक अपने आवश्यक वस्तुओं को भी खो देते हैं, जिससे गतिविधियां संपन्न करने की आवश्यकता होती है, जिससे शैक्षणिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां संपन्न करने की आवश्यकता होती है। ऐसी वस्तुओं को भी ये खो देते हैं। जैसे जब इस विकार से ग्रसित बालक को ड्राइंग बनाने के लिए कहा जाता है, इस विकार से मतलब अवधान की समस्या से ग्रसित बालक को जब ड्राइंग बनाने के लिए कहा जाता है तो वह अपने बैग में पेंसिल, रबड़, रंग, ड्राइंग शीट, कार्डबोर्ड इत्यादि ढूंढने लगता है। कुछ उसके पास है, कुछ नहीं है, वो इधर उधर से मांगने लगता है। इस प्रकार ऐसे बालकों में लापरवाही देखी जाती है। नेक्स्ट है मानसिक क्रियाओं से दूर भागना। ऐसे हम पहले इनकी विशेषताओं में देख चुके हैं कि ऐसे बालक जो होते हैं मानसिक क्रियाओं से ज़्यादा शारीरिक क्रियाओं में रुचि लेते हैं। तो ऐसे बालक जो हैं वो मानसिक क्रियाओं से दूर भागते हैं। फार अवे फ्रॉम द मेंटल एक्टिविटीज, फार अवे फ्रॉम द मेंटल एक्टिविटीज। इस प्रकार के बालक मानसिक क्रियाओं के प्रति रुचि एवं सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखते हैं। जैसे इन छात्रों को गृह कार्य प्रदान किया जाए तो इनको गृह कार्य करने में कोई रुचि नहीं होती है। ऐसे बालकों को टीचर जब होमवर्क देता है तो इन्हें होमवर्क करने में कोई रुचि नहीं होती है तथा अनेक अवसरों पर ये होमवर्क करके स्कूल नहीं आते हैं। इसी प्रकार विद्यालय में संपन्न होने वाले वाद विवाद प्रतियोगिता से भी ये छात्र दूर भागते हैं। इनके इस व्यवहार के आधार पर इनको सरलता से पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट है बातचीत की गलत विधि। बातचीत की गलत विधि, रॉन्ग मेथड ऑफ टॉकिंग। बातचीत की गलत विधि, रॉन्ग मेथड ऑफ टॉकिंग। सामान्य रूप से जब कोई बालक शिक्षक से बात करता है
तो वह उससे आंखें मिलाते हुए बात करने का प्रयास करता है। वह बातचीत की सामान्य प्रक्रिया होती है, परंतु अवधान अभाव से ग्रस्त बालक अपने शिक्षक या अभिभावक से बात करने में अपनी आंखें नीचे करके बात करता है, अर्थात शिक्षक एवं अभिभावक से आंखें मिलाते हुए बात नहीं करते। इस आधार पर भी इनको पहचाना जा सकता है। इस आधार पर भी हम ऐसे बालकों को पहचान सकते हैं कि इसमें अवधान की समस्या है, बालक अवधान की समस्या से ग्रस्त है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्तव्य पालन की भावना का अभाव। इनके अंदर कर्तव्य पालन की भावना का अभाव होता है। लैक ऑफ ओबेइंग स्पिरिट ऑफ ड्यूटीज, लैक ऑफ ओबेइंग स्पिरिट ऑफ ड्यूटीज। अवधान अभाव विकार से संबंधित बालक, अवधान अभाव विकार से संबंधित बालक बालकों में कर्तव्य पालन की भावना कम पाई जाती है। कर्तव्य पालन की भावना का अभाव देखा जाता है। ये अपने कर्तव्य पालन से बचने का कोई ना कोई बहाना खोज लेते हैं। ये अपने कर्तव्य पालन से बचने का कोई ना कोई बहाना खोज लेते हैं। जैसे विद्यालय में सफाई के कार्य के बारे में पूछा जाए कि कौन कौन बालक इसमें रुचि लेते हैं, तो इस समस्या से ग्रस्त बालक सफाई कार्य में भाग लेने से मना कर देता है, और यदि विवशतावश भाग ले भी लेता है तो सफाई का कार्य सामान्य छात्रों की तुलना में अच्छा नहीं करता है। यदि कोई ड्रामा में भाग लेने के लिए इनको कहा जाए तो ये पीछे हटते हैं, और कंपेल्ड किया जाए तो ये भाग तो ले लेते हैं, लेकिन सामान्य बालकों की तुलना में ड्रामा में इनका जो एक्सप्रेशन होता है, इनका जो काम होता है, वो लो क्वालिटी का होता है। इस आधार पर भी हम इन्हें सरलता से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के आयोजनों से दूर रहना। स्कूलों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं, उनसे ऐसे बालक जो अवधान की समस्या से ग्रस्त बालक होते हैं वे दूर रहते हैं। कार्यक्रमों के आयोजन से दूर रहना। फार अवे फ्रॉम प्लानिंग ऑफ प्रोग्राम, फार अवे फ्रॉम प्लानिंग ऑफ प्रोग्राम। यदि इस प्रकार के बालकों को विद्यालय में किसी कार्यक्रम के आयोजन का उत्तरदायित्व सौंप दिया जाता है तो इनके चेहरे पर अवसाद एवं चिंता के भाव स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से ये बालक कार्यक्रमों के आयोजन एवं संचालन में भाग लेने से दूर रहना चाहते हैं, उसमें सहभागिता करने में संकोच करते हैं। इस प्रकार ये बालक सदैव विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजनों से दूर भागते हैं, उसके प्रबंधन से दूर भागते हैं। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग न लेना। महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग न लेना, नॉट पार्टिसिपेंट इन इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम। कार्यक्रमों का संचालन करने में, आयोजन करने में तो ये पीछे हट ही जाते हैं। यदि कोई और कार्यक्रम का संचालन कर रहा है, आयोजन कर रहा है, तो उसमें भाग भी ये नहीं लेते हैं। अवधान अभाव विकार से ग्रस्त बालक द्वारा महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेने से दूर भागने की प्रवृत्ति देखी जाती है, क्योंकि इनमें कार्य के प्रति निष्ठा का अभाव पाया जाता है। इस विकार से ग्रसित बालक को यदि विद्यालयों में 26 जनवरी या 15 अगस्त के किसी कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाए तो वह सामान्य रूप से इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए तैयार नहीं होता है, जब तक कि ऐसे बालकों को कंपेल्ड ना किया जाए।
अधिक दबाव देने पर यदि कार्यक्रम में सम्मिलित होता भी है तो उसका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं होता है, उसका प्रदर्शन अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, प्रदर्शन संतोषजनक नहीं होता है। तो हम क्या क्या देखें, अवधान की समस्या से ग्रस्त बालक जो है उसे हम कैसे पहचानेंगे, उनके क्या लक्षण होते हैं, उन्हें हम कैसे पहचानेंगे। इसमें पहला है जागरूकता का अभाव, लैक ऑफ अवेयरनेस। दूसरा है सफलता का अभाव, लैक ऑफ सक्सीडिंग। तीसरा है निर्देशों के पालन का अभाव, लैक ऑफ ओबीडियंस ऑफ डायरेक्शन। चौथा है उच्च स्मृति का अभाव, लैक ऑफ हाई मेमोरी। नेक्स्ट बिंदु है महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग न लेना, महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग न लेना, नॉट पार्टिसिपेंट इन इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम। छठा है कार्यक्रमों के आयोजन से दूर रहना, फार अवे फ्रॉम प्लानिंग ऑफ प्रोग्राम, कार्यक्रमों के आयोजन से दूर रहना, फार अवे फ्रॉम प्लानिंग ऑफ प्रोग्राम। सातवां है कर्तव्य पालन की भावना का अभाव, कर्तव्य पालन की भावना का अभाव, लैक ऑफ ओबेइंग स्पिरिट ऑफ ड्यूटीज, लैक ऑफ ओबेइंग स्पिरिट ऑफ ड्यूटीज। आठवां है रॉन्ग मेथड ऑफ टॉकिंग, रॉन्ग मेथड ऑफ टॉकिंग, बातचीत की गलत विधि, रॉन्ग मेथड ऑफ टॉकिंग। नौवां है मानसिक क्रियाओं से दूर भागना, फार अवे फ्रॉम मेंटल एक्टिविटीज, मानसिक क्रियाओं से दूर भागना। और 10वां है आवश्यक वस्तुओं को खोना, लूज द नीडफुल थिंग, आवश्यक वस्तुओं को खोना। तो हमने क्या देखा कि अवधानग्रस्त बालकों के क्या लक्षण है, क्या पहचान है। अब हम देखते हैं अति क्रियाशील बालक के, अति क्रियाशील विकार से युक्त बालकों के क्या लक्षण है, क्या पहचान है। अवधान समस्या से ग्रस्त बालकों के लक्षण और पहचान को हमने देखा। अब हम देखते हैं अति क्रियाशील विकार के लक्षण से युक्त बालकों का पहचान एवं लक्षण, क्या लक्षण है, क्या पहचान है। इसमें पहला है हाथ पैरों को हिलाना, मोशन इन हैंड्स एंड फीट, हाथ पैरों को हिलाना। दूसरा है कक्षा में विशेष स्थितियों में बैठना, कक्षा में विशेष स्थितियों में बैठना, सीटिंग इन क्लासरूम इन स्पेसिफिक सिचुएशन, सीटिंग इन क्लासरूम इन स्पेसिफिक सिचुएशन। नेक्स्ट है अधिक क्रोधित होना, अधिक क्रोधित होना, तुरंत में गुस्सा हो जाना, टू मोर एंग्री, अधिक क्रोधित होना। चौथा है कठिन कार्यों एवं खेलों में रुचि, कठिन कार्यों एवं खेलों में रुचि, इंटरेस्ट इन डिफिकल्ट फंक्शन एंड गेम्स, कठिन कार्यों एवं खेलों में रुचि, इंटरेस्ट इन डिफिकल्ट फंक्शन एंड गेम्स। नेक्स्ट है शीघ्र निर्णय, क्विक डिसीजन, शीघ्र निर्णय, क्विक डिसीजन। नेक्स्ट है अनुचित गतिविधियां, इम्प्रॉपर, अनुचित, इम्प्रॉपर मूवमेंट, अनुचित गतिविधियां, इम्प्रॉपर मूवमेंट। सातवां है शैतान वर्ग, नॉटी ग्रुप। आठवां है बालकों में अधिकता, मोर इन बॉयज, बालकों में अधिकता। अधिक बातचीत, नेक्स्ट पॉइंट है अधिक बातचीत, हमेशा ये बातचीत करते रहते हैं, मोर टॉकिंग। 10वां है प्रतीक्षा का अभाव, लैक ऑफ वेटिंग, प्रतीक्षा का अभाव। इसे हम अपने, इसकी चर्चा, इसकी विशेष चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अपने अगले वीडियो में हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।